और चर्चा करते हैं चौथी तिमाही के नतीजों की। एस्कॉर्ट्स के मैनेजमेंट में से सीएफओ श्री भरत मदान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक से एक बढ़िया यहाँ पर आपको नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और जो तिमाही थी एस्कॉर्ट्स की वो बहुत ही बढ़िया थी। अच्छे खासे ब्रोकरेज अपग्रेड्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आगे के 2-3 क्वार्टर्स में क्या होगा ये आपको बताते हुए दिखेंगे भरत जी। मदान साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आप आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में ट्रैक्टर सेल्स की डिमांड को बढ़ते हुए देखते हैं। मौसम बढ़िया है, बारिशों का रुझान अच्छा है और बढ़िया आपको फर्टिलाइजर सेल्स भी होती हुई दिखी हैं। अब बताइए ट्रैक्टर सेल्स पर आपकी क्या रणनीति है? धन्यवाद। देखिए, अभी तक का जैसे कि हमारा डिमांड का सिचुएशन रहा है, तो ऑब्वियसली रूरल फैक्टर्स जितने भी एग्रीकल्चर साइड के हैं अभी तक सब पॉजिटिव ही हैं। तो अच्छे मानसून की प्रोडिक्शन है, नॉर्मल मानसून की रिसीव थर्ड ईयर में तो क्रॉप प्राइसेस अच्छे हैं, आउटपुट अच्छा है। पर जो मेजर चैलेंज अभी लग रहा है शॉर्ट टर्म में, जो सेकेंड वेव अभी चल रही है कोरोना का, तो आई थिंक उसका इम्पेक्ट जो है अभी मार्केट में रूरल एरियाज में भी फैल रहा है। तो उसकी वजह से डेफिनेटली अप्रैल में देखा कि नंबर्स पे काफी इम्पेक्ट पड़ा था और मई में भी अभी तक, क्योंकि पूरी कंट्री में मोस्टली अभी लॉकडाउन स्टेटस ही है, तो उसका डिमांड पे इम्पेक्ट थोड़ा पड़ रहा है। तो रिटेल का अभी सोइंग सीजन शुरू होना है, तो अभी जैसे मिड मई से शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में अगर जून में ये सिचुएशन बेटर हो जाती है तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े बेटर आ सकते हैं। लेकिन अगर पेंडेमिक की सिचुएशन ठीक नहीं होती है, जून में भी अगर कंटिन्यू रहती है, तो सोइंग सीजन जो है नॉर्मली मिड जुलाई तक रहता है। तो उस केस में देन डेफिनेटली अगर फर्स्ट सीजन खराब चला जाता है तो उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा वो सेकंड सीजन वो सेकंड हाफ में आएगा। तो इसलिए हमारा उम्मीद यही है कि अगर मई एंड तक सिचुएशन नॉर्मलाइज थोड़ा हो जाता है और जून में रिकवरी हो जाती है मार्केट में, देन मे बी जून में सी ए वेरी गुड डिमांड। तो उस केस में क्वार्टर 1 और पूरा फर्स्ट हाफ जो है अच्छा हो जा सकता है हमारा। कि वाकई इस बार सबसे हतोत्साहित अगर आप देखें और डिमोरलाइज करने वाली चीज़ है कि इस बार ये सेकेंड वेव में रूरल इंडिया काफ़ी हद तक ग्रिप में आया है। सर, अब इसको कंपनसेट करने के लिए या फिर इसका क्या इसका जो इसके लॉसेस हैं वो आपके दूसरे डिविजन्स लाइक रेलवे इक्विपमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन डिवीजन वो कंपनसेट कर रहा है क्या इस बार? इस पर आपका टेक? देखिए, इम्पैक्ट तो तीनों बिजनेस पे ही है। ट्रैक्टर के केस में एडवांटेज ये था कि ट्रैक्टर्स को जो क्लासिफाई किया गया था, गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन में एसेंशियल गुड्स में क्लासिफाई किया है। तो उसकी वजह से जो चैनल पार्टनर्स हैं या डीलरशिप्स हैं वो दे आर अलाउड टू सेल, तो वो अपना शोरूम खोल सकते हैं और अपना सेल कर सकते हैं फार्म इक्विपमेंट की। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन और रेलवे के केस में है वो एसेंशियल कैटेगरीज में नहीं आते हैं। तो इसलिए जहाँ भी लॉकडाउन का इम्पैक्ट है तो वहाँ पे इन बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो ट्रैक्टर के केस में इसलिए हमें अभी भी होप है कि एटलीस्ट अगर ठीक ठाक रहा सिचुएशन तो चैनल फिर भी खोल सकते हैं और अभी सेल कंटिन्यू होगी और प्रोडक्शन भी कंटिन्यू हो सकता है। उसमें सप्लाई चेन में अभी तक हमें भी मेजर चैलेंज नहीं दिखे हैं। अगर थोड़ा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन वगैरह का इम्पैक्ट जरूर आया था इन बिटवीन, बट आई थिंक वो धीरे धीरे वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो अभी आई थिंक वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि आगे जाके कैसे डेवलपमेंट होता है और कैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है। अरे उस केस में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट जहाँ रेलवे के सवाल है, अभी पैसेंजर ट्रेन अभी भी 65-70% कैपेसिटी पे ही चल रही है प्री कोविड सिचुएशन से देखे जाए। तो इसलिए थोड़ा रेलवे से भी डिमांड जो है ऑर्डर बुक अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। तो फ्रेश टेंडर्स जो आ रहे हैं अभी कम आ रहे हैं, तो इसलिए ऑर्डर बुक इतना स्ट्रांग नहीं है अभी हमारा। 340 क्रोर्स का ऑर्डर बुक था मार्जिन में हमारा। तो आते के लिए 2 क्वार्टर के लिए तो ठीक है, लेकिन फ्रेश ऑर्डर्स भी आने चाहिए। तो आई थिंक हमें उम्मीद है सेकंड क्वार्टर तक वो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। तो फ्रेश ऑर्डर बुक रेलवे में भी बिल्डअप होनी शुरू हो जानी चाहिए उस टाइम तक। जी भरत जी, एक और थोड़ी परेशानी आपको आती हुई दिख सकती है एस्कॉर्ट्स के मार्जिन्स पर। आपने वैसे ही लगभग 245 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट मार्जिन्स में देखी है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो टायर्स हो, रबड़ हो, वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है ऑटोमोबाइल ओईएम्स के लिए। एक और समस्या है कोविड की रूरल एरियाज़ में। तो क्या आप ये कॉस्ट इंक्रीजेस जो हैं अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पाएंगे, और अगर नहीं तो मार्जिन आउटलुक शेयर कीजिए अगली 3 तिमाही के लिए। देखिए, अभी तक हमने 2 प्राइस इंक्रीज दिए हैं। एक अपने नवंबर में लिया था दिवाली सीजन के बाद में, और उसके बाद में अगला प्राइस इंक्रीज 1 अप्रैल से लिया था हमने।
तो अभी तक मार्च तक का जो कमोडिटी इन्फ्लेशन था वो 7-8% का था, तो उसके केस में 4 से 5% तक प्राइस इंक्रीज अभी लिया। तो अभी हमारा थोड़ा बैकलॉग चल रहा है, जो आई थिंक अभी हमें उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में फिर से एक प्राइस इंक्रीज हमें लेना पड़ेगा। और अभी भी इन्फ्लेशन का प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो कमोडिटी प्राइस इस क्वार्टर में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक जब तक ये प्राइस प्रेशर रहेगा कमोडिटी का, डेफिनेटली एक चैलेंज तो है, जिसको एक लिमिट के बियॉन्ड प्राइस इंक्रीज करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर हम पूरा प्राइस इंक्रीज पासन कर लें, उसके बाद भी आपका 1 से 1.5% मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इम्पैक्ट। फिर आप उतना ही कॉस्ट करते हैं जितना मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो आई थिंक वो थोड़ा चैलेंज जरूर रहेगा। तो कंपेयर टू लास्ट ईयर मार्जिन पे डेफिनेटली दबाव रहेगा इस बार, जैसे हमें पिछले क्वार्टर में भी देखने को मिला। तो उम्मीद यही है कि अगर हमारा थोड़ा इंडस्ट्री रिकवर हो जाता है और ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट कंटिन्यू रहते हैं, तो थोड़ा ऑफसेट हमारा सेकेंड हाफ तक जाके हो सकता है। चलिए, ये रणनीति तो आपने मार्जिन्स पर बताई मदान साहब। एक बात और बताइए, ये जो कुबूटा के साथ आपने करार किया था, इनकी जो सेल्स हैं किस तरीके से आपको मूव करती हुई दिख रही हैं मेन सिटीज़ में, टायर 3 सिटीज़ में? यहाँ पर कोई आपका सेल्स टारगेट हो सन 2021 के फाइनेंशियल ईयर के लिए तो वो भी शेयर कीजिए। सन 2022 माफ़ कीजिए। जेवीज की सेल्स के बारे में हम नहीं बता सकते, जो उसमें जो मेजर प्रायोरिटी कंट्रोल है कुबोटा का है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जेवी है उसमें डेफिनेटली कुबोटा का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो लास्ट सितंबर से प्रोडक्शन उनका चालू है और इस नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा स्कॉट्स के प्रोडक्ट भी बनने शुरू हो जाएंगे इस जेवी के अंदर में, तो जिससे हमें एडिशनल 30,000 की कैपेसिटी और एडिशनल मिलेगी। तो डेफिनेटली उसका एक एडवांटेज एक्सपोर्ट के ऊपर भी पड़ेगा। हमारा एक्सपोर्ट जो कुबोटा के नेटवर्क से हमने स्कॉट पे थोड़ा बहुत ट्रैक्टर शुरू कर दिए लास्ट ईयर से, तो ग्रेजुअली हम धीरे धीरे करके और मार्केट भी उसमें ओपन करेंगे। तो एडवांटेज कुबोटा से हमें यही होगा कि हमारा एक्सपोर्ट पर डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा, वॉल्यूम उसमें इंक्रीज होगा और उसके ऊपर काफी अच्छा फोकस आ रहा है। अगर लास्ट ईयर भी देखिए हमारा 30% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है और इस साल भी हमारा टारगेट है कि इसी रेंज के अंदर में फर्दर एक्सपोर्ट पे ग्रोथ आने का। तो अगर डोमेस्टिक का डेफिनेटली इम्पैक्ट रहेगा तो फोकस हमारा डेफिनेटली एक्सपोर्ट के ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा एंड इसकी हमारी प्रायोरिटी रहेगी हिट करने की। तो ये रणनीति है मैनेजमेंट की। एस्कॉर्ट्स पर स्टॉक आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिन के न्यूनतम लेवल 1130 पर। मदान साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी बढ़िया राय दी मार्जिन्स पर, आउटलुक पर और रॉ मटेरियल प्राइसेस पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ जब अगली तिमाही के नतीजे आएंगे तो आपको बढ़िया ट्रेंड आता हुआ दिखेगा सेल्स, प्रॉफिट और मार्जिन्स तीनों में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आइए वापस बाजार पर ध्यान देते